नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड बीजेपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें, बीजेपी के काशीपुर नगर निगम मेयर और सीएम पुष्कर सिंह धामी के करीबी माने जाने वाले यहां पर अब उनके साथ बयान जो है उनका सामने आया। और आपको बता दें किस तरीके से यहां पर जो है बीजेपी मेयर दीपक का बयान सामने आने के बाद सियासी काफी ज्यादा गर्मा गई। तो आपको बता दें किस तरीके से यहां पर जो है अब पूरा मामला तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं कि यहां पर जो है दीपक बाली ने ऐसा बयान दे डाला है जो अपने आप में काफी ज्यादा सवालों के घेरे में आ गया है, जिनसे पूरी पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। दीपक बाली का दावा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारे नहीं थे, बल्कि उन्हें हराया गया था। उनका कहना है कि सीएम धामी के खिलाफ सुनियोजित साजिश रची गई थी। और हैरानी की बात तो यह है कि उस साजिश में सोशल मीडिया भी काफी ज्यादा सक्रिय था और शामिल लोग आज भी बीजेपी के भीतर काफी ज्यादा मौजूद हैं। दीपक बाली के इस बयान के बाद पार्टी की अंदरूनी राजनीति पर गंभीर सवाल जो है वो खड़े हो गए। अगर उनके दावे को सही माना जाए तो इसका मतलब यह होगा कि सीएम धामी को उनकी सुरक्षित मानी जाने वाली सीट से हारने की पूरी प्लानिंग की गई थी। यानी पार्टी से रहते हुए किसी ने उनके खिलाफ ऐसा काम किया था और उन्हें पीठ से छुरा घोंपने का काम किया था। बाली के बयान को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान वे आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त वे बीजेपी के विरोधी खेमे में थे और ऐसे में यह तर्क दिया जा रहा है कि विरोध खेमे में होने के बैठकर अंदर की गतिविधियों की जानकारी ज्यादा स्पष्ट रूप से मिलती है। बाद में नगर निकाय चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी, काशीपुर के मेयर बने, जिसके बाद से उन्हें सीएम धामी का करीबी माना जाता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार वे कौन नेता हैं जो पार्टी में अपना बनकर बैठा है लेकिन काम विरोधियों जैसा कर रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दीपक बाली का इशारा उधम सिंह नगर के एक बड़े नेता की ओर है, जहां आपको बता दें इन दिनों पार्टी के भीतर काफी ज्यादा अंदरूनी कलह का सामना भी जो है करने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि ये नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए लगातार बयानबाजी और शक्ति प्रदर्शन के जरिए संगठन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, इधर अटकलों के बीच बीजेपी विधायक अरविंद पांडे का नाम भी सामने आ रहा है। अरविंद पांडे हाल ही के दिनों में कई बार अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे उधम सिंह नगर में बीजेपी की मुश्किलें कहीं न कहीं अब बढ़ती जा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बात की जाए यही हाल रहा तो 2027 का चुनाव इस क्षेत्र में बीजेपी के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इस तमाम घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 का चुनाव से पहले एक बार फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ साजिश रचने की तैयारी जो है वो की जा रही है। यह भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय जो है वो बना हुआ है। और चर्चा यह भी है कि आगामी चुनावों में खटीमा से वापसी करेंगे या फिर चंपावत से चुनाव लड़ेंगे धामी। वहीं ये देखना भी अहम है कि जिन लोगों पर साजिश के आरोप लग रहे हैं, क्या वे अपने मंसूबों को दोबारा कामयाब होते पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दीपक बाली के इस बयान के बाद अब नजरें बीजेपी संगठन पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार वो अंदरूनी विवाद को किस तरीके से संभालेंगे। अगर बाली के दावों को सच्चाई है तो यह पार्टी के लिए एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए यह संकेत भी है कि उन्हें आने वाले समय में न सिर्फ विपक्ष से बल्कि पार्टी के भीतर मौजूद विरोधी ताकतों से भी जो है सतर्क रहने की जरूरत है। पूरा मामला क्या है एक बार आपको दिखा देते हैं हमारी इस रिपोर्ट में, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव हारे नहीं थे खटीमा से, उनको चुनाव हरवाया गया था। उस दिन के चलते हुए षड्यंत्र आज तक जारी है। उस दिन के चलते हुए अवरोध पैदा करने वाले उन गिरोहों के लोगों के प्रपंच आज तक जारी हैं। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ 7 महीने हुए थे उनको पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश की बागडोर संभाले हुए, लेकिन वो उस सेनापति के रूप में निकले बाहर कि जिन्होंने 2022 का चुनाव अपने नेतृत्व में लड़ाया और उसके बाद वो उस सेनापति के लिए तरह रहे कि जिन्होंने युद्ध के मैदान में उस युद्ध को जीता और खुद घायल हो गए, लेकिन युद्ध जीता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया। तो हमारे पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने पूरे एक परिवार की तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की हार के बावजूद उनके कंधों पर भरोसा रखा। देखिए, जितने मर्जी षड्यंत्र कर लें, बेशक उन्होंने मुख्यमंत्री जी को खटीमा से हरा दिया, लेकिन चंपावत की जनता ने उन्हें अपने दिलों में जगह दी
और एक भारी विजय के साथ जो है उन्हें पुनः उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया। विपक्षी अन्य लोग जितने मर्जी षड्यंत्र कर लें, 2027 में पुनः पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। और मैं जानता हूं कि षड्यंत्र करने वाले वो लोग हैं जिन्हें यूसीसी से दिक्कत है, षड्यंत्र करने वाले वो लोग हैं जो नकल विरोधी कानून से परेशान हैं, षड्यंत्र करने वाले वो लोग हैं जो थूक जिहाद से, लैंड जिहाद से, जिनका कहीं ना कहीं सरोकार जुड़ा हुआ था, और धाकड़ धामी का बुलडोजर इन सब लोगों के खिलाफ गरज रहा है। इसलिए जो है वो परेशान है और इस प्रकार के षड्यंत्र रचते रहते। तो किस तरीके से अब 2027 के चुनावों से पहले भूचाल जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं, तीनों से आपको रूबरू कराते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ बीजेपी की ओर से हनी पाठक है पक्ष रखने के लिए, और कांग्रेस की ओर से सुजाता पॉल है। तो वही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जो है नीरज कोहली जी मौजूद हैं। बहुत ही स्वागत आप तीनों ही खास मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल देखिए हनी जी आपसे रहेगा मेरा, क्योंकि देखिए 2027 का चुनाव है, 22 की चीज़ें याद दिलाई जा रही हैं, और आप ही के मेयर हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए यहाँ जो है पूरा षड्यंत्र रचा गया और साजिश रची गई मुख्यमंत्री को हराने के लिए। हाँ, तो उन्होंने क्या गलत कहा? विपक्ष जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, विपक्ष जिस प्रकार से ओछी हरकतें कर रहा है, विपक्ष जिस प्रकार से कोई भी अच्छे कानून के विरोध के लिए सड़कों पर उतर रहा है, उसको षड्यंत्र के ही रूप में देखा जाएगा। आप देख सकते हैं, अभी बहुत दिन पहले की बात नहीं है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी, हमारे मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, धन सिंह रावत जी, इसमें से जिसका भी दौरा जहां भी हो रहा है, पूरे एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता काले कलर का झंडा और साथ में कांग्रेस का झंडा लेकर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये षड्यंत्र कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि ये उत्तराखंड की जनता इनसे नाखुश है, और शायद ये भूल जा रहे हैं कि उस वीडियो में साफ तौर पर कांग्रेस के झंडे लिए हुए इनके युवा पदाधिकारी दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब षड्यंत्र के तहत हुआ है, और कोई दीपक बाली जी जो हमारे मेयर है, उन्होंने हमारी पार्टी के लोगों पर तो निशाना साधा नहीं है। क्या इस पूरी बाइट में उन्होंने ये कहा है कि भाजपा के लोग ही भाजपा में मुख्यमंत्री जी को हराने का कार्य किए? इस पूरे भी अपने वक्तव्य में उन्होंने इस प्रकार का कोई भी बयान नहीं दिया है। और जहां तक षड्यंत्र की रही बात, तो मैंने आपको ओपनिंग कमेंट में ही अपने बताया, जिसको इस तरीके की चीजें हेट स्पीच लगती हो, देवभूमि का जिस प्रकार से स्वरूप है उसको बिगाड़ने की जिसकी नीयत लगती हो, वो निश्चित तौर पर षड्यंत्र ही करेगा ना, क्योंकि ओछी हरकतें करना तो इनके पुराने तरीके में ही शामिल है। जिस प्रकार से सनातन विरोधी संस्कृति इनके दिमाग में घुसी हुई है, जिस प्रकार की हरकतें करते आए हैं, तभी ने सत्ता ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया है। और सबसे बड़ी बात समृद्धि जी, उत्तराखंड की सरकार को एक पेंडुलम की सरकार कहा जाता था उत्तराखंड में, कि एक बार कांग्रेस आएगी, एक बार भाजपा आएगी, मगर इस मिथ्य को भी तोड़ा गया है। धामी सरकार ने इस मिथ्य को तोड़ा है और दोबारा भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और सिर्फ विधानसभा चुनाव में ही नहीं, लोकसभा चुनाव भी हम विजयी हुए हैं। तो उससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि देवतुल्य जनता का जो साथ है वो हमारे ही साथ है, और वो हमें ही आशीर्वाद दे रही है, हमारी रीतियों से, हमारी नीतियों से, हमारी एक भारत एक श्रेष्ठ भारत की संस्कृति से। इन सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को ही देवतुल्य जनता अपना साथ दे रही है। ठीक है, सुजाता जी जवाब दीजिए इनकी बात का। साफ तौर पे कह रही हैं कि देखिए सारी चीजें जो है कांग्रेस का षड्यंत्र है, बीजेपी का कोई योगदान नहीं, सब चीज जो है बाहरी ताकत जो है वो असल में कांग्रेस है। जी नमस्कार समृद्ध जी, मेरे को पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को। मगर कमाल ये है कि मैं तो ये सोच रही थी कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया ही क्यों, क्योंकि दरअसल लड़ाई तो इनके अपने नेताओं विधायकों के बीच में है, और मैं सोच रही थी कि मैं बोलूंगी क्या। अब यहाँ आके तो मैं और ही कंफ्यूज हो गई हूँ, क्योंकि कहा जा रहा है कि दीपक बाली जी जो बात कह रहे हैं वो कांग्रेसियों के लिए कह रहे हैं। तो ये बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इनके ऊपर सवाल उठाते हैं जब संसद में खड़े होके खनन माफिया पर बोलते हैं, जब पासपोर्ट ऑफिस के नहीं बनने की बात अनिल बलूनी जी बोलते हैं तो वो भाजपा की सरकार के लिए बोलते हैं या हमारे लिए बोलते हैं। अरविंद पांडे जी जब ऐसे कटाक्ष मारते हैं जैसे बड़े बड़े बोल्डर ऊपर पहाड़ से गिरकर नीचे पुष्कर सिंह धामी पर गिरा रहे हो,
तो उसमें वो हमारे ऊपर तो नहीं आरोप लगा रहे। मुन्ना सिंह चौहान जी जब सड़क पर खड़े होकर बोलते हैं क्या अधिकारी क्या कर रहे हैं, या इनके तमाम जो विधायक नेता बोलते हैं कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, उठ के चले जाते हैं, या अभी आपने वो अरोड़ा जी के भी वीडियो बड़े आए, वायरल हुए कि वो नाराज हो गए कि मेरी तस्वीर क्यों नहीं लगाई, पुष्कर सिंह धामी जी की तस्वीर अकेले लगानी है तो ये मेरा क्षेत्र है, और अधिकारी देखे जा सकते हैं कि वो संभाल रहे थे, उनको चुप करा रहे थे। रितु खंडूरी जी को काले झंडे जरूर दिखाए गए, और प्रेमचंद अग्रवाल जी को भी जो रास्ता दिखाया वो तो हमने नहीं दिखाया ना, वो तो भाजपा ने दिखाया। उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया भाई? इतने अपशब्दों का इस्तेमाल लोकतंत्र के मंदिर के अंदर करते हैं। मगर अगर पेपर लीक की बात हो, अंकिता भंडारी का मैटर हो, 750 करोड़ की जो लूट हुई और पुलिस में की कस्टडी में जो मौत हुई विनय त्यागी के, उस पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि इनके यहाँ की सिर कुटव्वल, इनके यहाँ का आपसी षड्यंत्र, ये उसको मार रहा, वो उसको तीर दाग रहा, कोई बंदूक किसी की तरफ तान रहा, और आप कह रहे कांग्रेस पार्टी। तो भाई 5 पद क्यों खाली है कैबिनेट में, ये बात है जो हम पूछना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ आती है, और जब इनके बीच में ऐसी सर कुटव्वल होती है तो उसमें जनता का नुकसान होता है। और निश्चित तौर पर हम पूछेंगे भाई, ये कह रहे हैं कि यूसीसी के ऊपर जो सवाल कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी के अंदर यूसीसी पे सवाल कर रहे हैं, पेपर लीक का कानून बनाया गया उस पर कौन सवाल कर रहा है? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, और केवल दूसरों को बोलने के लिए बोलना ये काफी नहीं होता। अपने अंदर झांकिए और अपने आप को ठीक करिए। गुटों में बटी हुई भाजपा आज पूरा राज्य देख रहा है। ठीक है, नीरज कोहली जी भी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास जाऊंगा। आऊंगा हनी जी, आप पे आऊंगा। एक बार नीरज जी से सवाल ले लेते हैं, फिर आप पे आऊंगा हनी जी। नीरज जी देखिए, अब सारी चीजें इस चीज को लेकर है कि 2027 का चुनाव आ रहा है, उससे पहले इस तरीके की बयानबाजी सामने आना कि देखिए यहाँ जो है षड्यंत्र रचा गया, मुख्यमंत्री को हराने की साजिश थी, इन सब चीजों पर आप क्या रुख रखते हैं अपना? देखिए, कोई ये नई चीज नहीं है जी। उत्तराखंड के जन्म से लेके और आज तक 26वां वर्ष शुरू हो गया जी। 3 राज्यों का जन्म एक साथ हुआ था, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड जी। उत्तराखंड देश के अंदर अपने आप में ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अकेला ऐसा राज्य है जिसने राजनीतिक अस्थिरता में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। आपने देश के किसी राज्य में नहीं सुना होगा कि पिछले 26 वर्षों में 12 मुख्यमंत्री बदल गए, और ये 12 मुख्यमंत्री जो बदले हैं ये अपने परिवार की अंतरकलह की वजह से, अपने लोगों की चुनौती की वजह से बदले गए, जिनमें 3 मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस के हैं और 9 मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। और पूरे 26 वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड में एक पंडित नरेंद्र तिवारी निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने जैसे तैसे करके 5 साल अपनी गद्दी को बचा के रखा। और दूसरे नंबर पे पुष्कर सिंह धामी है जो उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और सेकंड नंबर पे जो उनकी कुर्सी का जो कार्यकाल है पुष्कर सिंह धामी का है। और यहाँ जब भी चुनावी वर्ष शुरू होता है जी, उससे पहले ये स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। ये जो मैंने आपको साक्ष्य और प्रमाण दिए हैं, ये 110% इस बात को साबित करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पॉलिटिकल अस्थिरता है और किस तरीके से दोनों राजनीतिक दलों में अंतरकलह है। कांग्रेस में अंतरकलह होती है तो सड़कों पे दिखती है, लेकिन जो बीजेपी के अंतरकलह है, जो बीजेपी के झगड़े हैं, वो बिहाइंड द कर्टेन रहते थे, पर्दे के पीछे रहते थे, लेकिन वो प्रमाण के रूप में आप देख रहे हैं कि 9 मुख्यमंत्री बदलना कोई एक असाधारण बात है बिल्कुल। और अभी भी आप देखेंगे, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, आप देखें कि वो दोबारा से जो सुर्खियों में आया, दोबारा से प्रकरण में जो गर्माहट आई, वो कौन देन है? भाजपा के लोग देन है। और अभी आप बाली जी की बात कर रहे थे, वो किशोर इशारा कर रहे हैं, किशोर कटाक्ष कर रहे हैं। आप भी जर्नलिस्ट हैं और मैं भी समझता हूं, तो भाजपा के प्रवक्ता है, वो बड़ी बखूबी अपनी पार्टी को और अपनी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। आज तक 4.25 साल से 4.5 साल तक बाली जी ने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? धामी जी की सरकार को गए, या फिर उनको कह रहा था तो कांग्रेस पे खुल के कटाक्ष कर देते। तो ये पहली बार मैंने देखा बीजेपी के अंदर कि इतने बड़े स्तर पर और इतने खुलेआम, जैसे अरविंद पांडे जी ने, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर, इनकी जो पूर्व विधायिका है विजया बड़सवाल मंत्री रही हैं, उन्होंने सीबीआई के लिए रिकमेंडेशन लिखी। इनकी टेंपल कमेटी के जो राजेंद्र अजय हैं, उन्होंने खुलेआम सोशल मीडिया पे लिखा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो ये कांग्रेस के लोग तो नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो क्या ये कांग्रेस के साथ खड़े हो गए?
तो ये सब चीजें आप और हम नहीं बना रहे, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। और अभी देखिएगा आप, अभी 1 साल बाकी है चुनाव में, और अभी आपको बहुत इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि चुनावी वर्ष में जो भी सत्ता के अंदर सरकार रहती है और जो मुख्यमंत्री रहता है, उसको बाहर वालों से नहीं, अपने परिवार से तमाम तरह की चुनौतियों से जूझना पड़ता है। उसे विरोधियों से इतना खतरा नहीं जितना अपने परिवार के लोगों से खतरा है। और तमाम चुनौतियों में देख रहा हूं कि जब पुष्कर सिंह धामी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, बाहर के लोग हैं लेकिन घर के लोग भी हैं, जनता को भी साथ में है, तमाम तरह की चीजें रहती हैं। और एक ये बहुत बड़ा कारण है कि उत्तराखंड विकास की दृष्टि से जिस जगह पर आज होना चाहिए था, ये राजनीतिक अस्थिरता की वजह से हम उस लक्ष्य को छू नहीं पाए और उस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस छोटे प्रदेश में बड़ी राजनीति हो। ठीक है, हनी जी जवाब दीजिए इनकी बात का। देखिए साफ तौर पे हर व्यक्ति यही कह रहा है कि जो अंदरूनी कला है उसको भी तो बीजेपी देखे। देखिए समृद्धि जी, अब मैं शुरुआत करती हूँ बातों की सुजाता पॉल जी के। ठीक, इन्होंने कहा आपके सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सांसद भवन में लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर खनन की बात करते हैं। तो बस यहीं से पॉइंट शुरू होता है। मतलब विपक्षी जो बार बार नाटक करता है, नौटंकी करता है, जो ड्रामे करता है सड़कों पर, वो फुल ड्रामा है। ये मान रहे हैं कि खनन हमारी तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा, अवैध खनन कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी में सटीक तरीके से हो रहा है। क्योंकि इन्होंने अभी खुद का बोला इसी अपने वक्तव्य में कि आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आप डिबेट को रिवर्स करके देख लीजिएगा सुजाता पॉल जी, फिर उसके बाद आपको असलियत सामने आ जाएगी। फिर अंकिता भंडारी मैटर पे भी इन्होंने अभी कुछ दिन पहले मैं इन्हीं के कुछ मूर्ख प्रवक्ताओं के वक्तव्य देख रही थी, जिनमें ये कहते नजर आ रहे थे, जिसमें ये खुद भी शामिल है, कि अंकिता भंडारी प्रकरण में आखिर हमने सीबीआई जांच के लिए सरकार को दबाव दे ही दिया। तो अभी आप ही क्या स्टेटमेंट दिया? अभी तो आप कह रही हैं अंकिता भंडारी मैटर को लेकर आप ही की पार्टी के लोग बोलते नजर आए। फिर तीसरी बात इन्होंने कही, मुन्ना सिंह चौहान जी ने ये बात कही, तो तुम क्या कर रहे हो विपक्ष में बैठकर? तुमने विपक्ष की कौन सी भूमिका निभा ली? तुमने कौन से विपक्ष का फर्ज अदा कर लिया? तुमको कौन सी चीज उत्तराखंड में बुरी लग गई? तो मतलब ये जो नाग नौटंकी तुम करते चला रहे हो, नुक्कड़ नाटक करते चले आ रहे हो, वो सिर्फ पूरा ड्रामा है। और जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारे होते। अभी नीरज कोहली भाई जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, इन्होंने नारायण दत्त तिवारी जी से लेकर सब चीज का नाम लिया, सब व्यक्तियों का नाम लिया। नीरज कोहली जी बखूबी जानते हैं जिस प्रकार से इन्होंने शब्दों पर जोर देते हुए कहा कि नारायण दत्त तिवारी जी को किस तरीके से खींचतान करके 5 साल रहने दिया गया। तो वो खींचतान किस तरफ से करी गई थी, वो इशारा उन्होंने शायद खुल के डिबेट में नहीं बोला, मैं बता देती हूँ। ये हरीश रावत और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा हृदय जी, इन दोनों के बीच की जो सिर्फ फिटा फुटवल रही, उन्होंने उसको जीने नहीं दिया, चैन से 5 साल तक सरकार में काम नहीं करने दिया। और आज ये हम पर ही निशाना साध रहे हैं। और दूर फिर क्यों जाना, अभी इन्हीं की पार्टी के किसी भी मुख्य कार्यक्रम में आप देख लीजिए, कोई भी इनका बड़ा व्यक्ति जिसको ये बड़ा मानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लेकर जनता तक इनको कुछ भी नहीं मानती है, कोई भी व्यक्ति इनके साथ में आपको किसी भी मंच में एक साथ दिखाई दिए? एक साथ कोई भी नहीं दिखाई दिया। और कब से नहीं दिखाई दिया? जब से इन लोगों को विश्व पुरुष की संज्ञा एक पार्टी में बैठकर, एक कार्यक्रम में बैठकर हरीश रावत ने दी कि तुम सबके अंदर विष भरा है, और डिबेटों में बैठकर और अपने नुक्कड़ नाटकों के जरिए ये वही विष उगल रहे हैं। और ये क्या क्या का इशारा कर रही हूँ सुजाता पॉल जी, अरे तुम्ही ने इस वक्तव्य में बोला है, तुमने ही बोला है सुजाता, मैंने नहीं बोला है। तुमने बोला है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार पे सब निशाना साधा अवैध खनन को लेकर, मुन्ना सिंह चौहान ने निशाना साधा, अंकिता भंडारी मर्डर केस में तुम्हारी से लोगों ने निशाना साधा, तुमने ही ये सारी बातें डिबेट में करी है। तो मतलब ये दो मुंह साफ वाली, मतलब हरीश रावत जी का कहा हुआ बयान एकदम सत्य नजर आ रहा है कि ये सब दो मुंह साफ है। ये डिबेट में बैठते हैं तो हमारे नेताओं का नाम लेते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं तो अपना नाम लेते हैं। तो ये किस परिवेश में ये जा रहे, किस तरफ से ये जा रहे? नीरज कोहली जी की अंतिम वाक्य को जरा ध्यान से सुनना तो जाता। उन्होंने ये बात कही है कि इस तरीके की जो बातें तुम लोग करते हो नुक्कड़ नाटक करके ना, उससे राजनीतिक स्थिरता के साथ राज्य के विकास में भी बाधा पहुंचती है। तो राज्य के विकास में बाधा ना पहुंचाने का काम किया करो सुजाता तुम और तुम्हारी अनर्गल पार्टी, जिस प्रकार से गठबंधन करके आज इनके अंदर अभिव्यक्तेश्वर आनंद को लेकर बड़ा दर्द जगा है। तो अगर दर्द जगा है तो अखिलेश यादव को ना जाके बातों ना, आज अखिलेश यादव का जो गठबंधन करके बैठे उसको छोड़ दो। उसने तो चलाई थी मुक्तेश्वर आनंद पर,
उस नीरज जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जरा आप ही हाँ ना में से मिलाइएगा। ठीक है, ठीक है। अखिलेश यादव की सरकार में इसी संत के लिए जो इनको इतना दर्द जाग रहा है, उसने लाठियों से उसको पिटवाया था कि नहीं पिटवाया था? तो वो गठबंधन अभी तोड़ दो ना वो गठबंधन। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, ये जिसने फर्जी वादे करते हो, फर्जी बातें करते हो, फर्जी नुक्कड़ नाटक करते हो, उससे साफ तौर पर ये साबित होता है कि इनका अपना कोई भी विजन नहीं है। और इस डिबेट के दौरान इन्होंने दिखा भी दिया है कि इनका खुद का ना तो कोई अस्तित्व है, ना इनका खुद का कोई विजन है। ठीक है, उत्तराखंड के हित की बात करते हैं और संत समुदाय का जो ढोंग करते नजर आ रहे कि हमें बड़ा प्यार उमड़ रहा है। शायद करपात्री जी महाराज ने आप लोगों को ये श्राप दिया था, याद कर लेना, कि गोपाष्टमी के ही दिन तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश होगा। ठीक है, और हर अपने गोत्र के सुजाता जी चलिए जवाब दीजिए इनकी बात का। कई सारे आरोप जो है वो आपकी सरकार के ऊपर भी लगाए, पार्टी के ऊपर भी लगाए। राजीव गांधी जी, मैं कुछ मर्यादाओं का पालन करती हूँ और जब डिबेट पे बैठती हूँ तो किसी को भी जी के अलावा बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे कोई मित्र नहीं है, अपोनेंट्स होते हैं। दूसरी बात, ना मैं तुम करती हूँ ना मैं तू करती हूँ। अगर मेरे साथ कोई बदतमीजी ना करे तो वो नहीं करती। लेकिन अब आ जाते हैं इनकी बातों पे। ये कह रही हैं किस बात के बारे में आज डिस्कशन है और ये बात क्या कर रही हैं, ये बड़ा हास्यास्पद हो गया, क्योंकि बात हो रही है कि दीपक बाली जो बीजेपी के मेयर। ठीक है हनी जी, आपने अपनी बात रखी है, एक बार जवाब ले लेते हैं। आपने कई सारे गंभीर आरोप जो है इनकी सरकार के ऊपर भी लगाए, पार्टी के ऊपर भी लगाए हैं। हनी जी जवाब ले लेते हैं, आपने काफी देर तक जो है अपनी बात रखी है। हनी जी अब एक बार विपक्ष, फिर आप ही कहेंगे देखिए विपक्ष जो है हमारी बात बोल रहा है और तुम ये नुक्कड़ नाटक ही करते फिरते दिखाई देते हो। हनी जी जवाब ले लेते हैं, वरना फिर आप कहेंगे विपक्ष जो है हमारी बात बोल रहा है। तो एक बार जवाब ले लेते हैं एक बार जी। समृद्ध जी, मैंने जैसा कि कहा, ना तो मैं तू और तुम करती हूँ, ना बिना जी के किसी का नाम लेती हूँ। इसलिए कुछ मर्यादाएं होती हैं डिबेट में, उसका पालन अवश्य करना चाहिए। अब जहां तक बात है जो अभी भाजपा की प्रवक्ता कह रही हैं, तो मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि मैंने शुरू में भी कहा कि ये मुझे क्यों बुलाया गया, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये तो इनकी आपस की लड़ाई है। तो चाहे वो खनन की बात हो, हम तो सवाल उठाते ही हैं, लेकिन जब इनके अंदर से लोग सवाल उठाते हैं तो बात ये होता है इनके अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और अंकिता भंडारी मामले में अभी विजया भट्टवाल जी की भी बात करी गई है। इनके बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता नेता हैं जिन्होंने इस्तीफे तक दिए हैं अंकिता भंडारी के न्याय के लिए। मगर अभी बात हो रही है इनके अंदर क्या मुसीबतें हैं, तो कहां से आ गई इंदिरा हृदयेश या हरीश रावत। तो मैं आपको याद करा देती हूँ, उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे हैं, जिसमें पूरा कार्यकाल करा नारायण दत्त तिवारी जी ने, और वो विकास पुरुष हैं, थे और हमेशा रहेंगे। दूसरी बात, जहां तक विजय बहुगुणा जी की बात है, विपक्ष ने जब सवाल उनके ऊपर उठाए, खास करके 2013 की आपदा के बाद कि उन्होंने गलत कुछ चीजें करी हैं, तो हमने तुरंत अपने मुख्यमंत्री को जनता की आवाज समझते हुए और विपक्ष की आवाज को महत्व देते हुए उन्हें बदला। और आज वही विजय बहुगुणा जो भ्रष्टाचारी थे, आज वो चले गए हैं भाजपा में। हाँ, हमारे कार्यकाल में वो एक काला धब्बा थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भाजपा की गोद में है और उनके बेटे आज मंत्री हैं। अब इंदिरा हृदयेश की इन्होंने बात कर दी, वो आज दुनिया में नहीं है, उनकी बात करना भी नहीं चाहिए, और वो मुख्यमंत्री नहीं थी। तो बात ये हो गई कि इनके कार्यकाल में हम शुरुआत से ये बात देख रहे हैं कि कैसे जब पहले मुख्यमंत्री बने, किस तरह से उनके खिलाफ भाजपा के लोगों ने बात करी और उनको हटवा के कोश्यारी जी को बनवाया गया। मगर जब जीत के ये पार्टी आई, तब खंडूरी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। निशंक जी ने इतना तंग किया उन्हें कि उन्हें हटाकर दोबारा से उनको बनाया गया, खंडूरी जी को, निशंक जी को, और उसके बाद दोबारा खंडूरी जी को। फिर हमने TSR यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को देखा, और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ही ना आ जाए। तो ये तो हमारी बात नहीं है ना, ये तो इनके यहाँ की बात है कि कौन बनेगा इनका मुख्यमंत्री। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो उत्तराखंड की जनता है, उनके लिए जो दिक्कतें सामने आती है जब विकास कार्य ठीक प्रकार से नहीं होते। मुझे याद है कि जिस दिन पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे धरना स्थल, मैं वहां खुद मौजूद थी, और उन्होंने ये कहा था
कि मैं यहाँ आ गया, किसी को पता ही नहीं है, खाली वो निर्दलीय विधायक उनके खास मित्र को पता था। तो ये सरकार दरअसल मुख्यमंत्री, निर्दलीय विधायक और उनका खास अधिकारी IPS वो चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त इनके अंदर की सर्प डबल आती है, मुझे मुख्यमंत्री की वो बात याद आती है जब उन्होंने वहां खड़े होकर कहा कि ये खजानदार थी, तो देखो इनको भी नहीं पता था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी मुख्यमंत्री और उसकी कैबिनेट की, लेकिन वो अपनी कैबिनेट से कभी बात नहीं करते हैं और आकर टपक जाते हैं और अपना फैसला सुना देते हैं। इसीलिए आजकल वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इनसे भाजपा प्रवक्ता से जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों ही खास मेहमानों का अपना समय निकालने के लिए और इस विषय पे जो है अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो आप आए, आज अपने अपना समय रखा। 2027 के चुनावों से पहले अब जो है राजनीतिक घमासान जो है पूरे उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रहा है। किस तरीके से अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि क्या अपने ही नेता जो है अपनी ही पार्टी के लिए सरदर्दी बन गए हैं। मेयर के बयान के बाद अब किस तरीके से राजनीतिक घमासान जो है वो बीजेपी के अंदर देखते हुए मिल रहा है। और कहा यह जा रहा है कि देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जानबूझकर हराया गया था 2022 के चुनावों में। किस तरीके से अब इसका असर आने वाले 2027 के चुनावों में पड़ सकता है, ये खैर देखने वाली चीजों की। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बहस में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।